हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 8 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो या एसएससी हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम या बैंक एग्जाम या कोई भी सरकारी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को अगर रेगुलरली देखेंगे तो आपको 100% गारंटी सिलेक्शन मिलेगा। और यकीन ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रूफ दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, 19 दिसंबर को ही अभी एग्जाम हुआ था। तो मैंने जो आप लोग को टॉपिक्स पढ़ाए थे रेगुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर में, तो उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप यहां पर करंट अफेयर्स को रिलीजियसली ईमानदारी से प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं रेगुलरली, तो आपको 100% गारंटी सिलेक्शन मिलता है। तो चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट मैं लेक्चर को शुरू कर लेता हूं। गाइस, यहां पर बात करेंगे रेड सी टर्टल्स के बारे में। तो देखिए, कुछ फैक्ट्स इनसे रिलेटेड जानते हैं, जैसे कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। टर्टल की पॉपुलेशन रेड सी में, अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि रेड सी कहां पर लोकेटेड है और किन किन कंट्रीज के साथ रेड सी अपनी बाउंड्री शेयर करती है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। राइट, तो रेड सी कहां पर लोकेटेड है जरा बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो देखिए, रेड सी में जो टर्टल्स रह रहे हैं, जिनकी पॉपुलेशन टर्टल्स की हम लोग को देखने को मिल रही है, वहां पर ज्यादातर मादा टर्टल जो है वो नजर आ रही है, यानी कि फीमेल्स टर्टल हमें ज्यादा नजर आ रही है। क्यों? तो उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि समुद्र का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट, टेम्परेचर लेवल जो बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां पर ज्यादा टर्टल्स जो बर्थ दे रहे हैं वो फीमेल्स को बर्थ दे रहे हैं, तो फीमेल्स की पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा बढ़ गई है। और 2020 में ये थीम जो थी वर्ल्ड टर्टल डे की, ये थी अडॉप्ट डोंट शॉप, यानी उनकी बिक्री ना की जाए, उनको अडॉप्ट किया जाए, राइट, टर्टल्स वगैरह को, तो उनका खरीदी बिक्री में या फिर जो स्मगलिंग वगैरह होती है ना उनकी, तो उसमें ना इन्वॉल्व हो। इसके अलावा इंडिया के अंदर ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत रखा गया है। और ये टर्टल्स जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और गंगा रेजुवेनेशन प्रोग्राम, इसके तहत भी प्रोटेक्शन दी गई है, संरक्षण दी गई है। इंडिया के अंदर 5 प्रजातियां हम लोग को टर्टल्स की देखने को मिलती है, याद रखिएगा। ऑलिव रिडले टर्टल, लॉगर हेड, लेदर बैक, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल, तो ये टर्टल्स की 5 प्रजातियां इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। अगर बात करें लेदर बैक टर्टल्स की और ऑलिव रिडले टर्टल्स की, तो इनको IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और बात करें अगर अपन लेदर बैक टर्टल की, जो कि नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक क्षेत्र पर आपको नजर आते हैं, तो उनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और ग्रीन टर्टल, कैम्प्स, रिडले टर्टल और हॉक्सबिल टर्टल, इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और IUCN ने बताया है कि पिछले 10 सालों में 80% से, यानी कि ये जो टर्टल्स की अपन ने बात करी, इन टर्टल्स की जो कुल मात्रा थी उसमें से 80% के आसपास जो है वो खत्म हो गई है, राइट, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि लोग बाग इनकी स्मगलिंग करते हैं, राइट, ह्यूमन इनकी स्मगलिंग करते हैं, तो वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसके कारण से इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई। अच्छा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN, राइट। अब बात करेंगे मोबाइल कांग्रेस की। तो देखिए, मोबाइल कांग्रेस के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि फोकस किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सिटीज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इन फलाना, जो चीज मैंने भी आपको बताई, इन फलाना चीजों पे जो है वो काम करती है, यहां पर फोकस करती है कि इन सब चीजों पर इंडिया के अंदर इंप्रूवमेंट हो, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ये ऑर्गेनाइज किया है इंडियन मोबाइल कांग्रेस को। और ये ऑर्गेनाइज की गई है किस थीम के तहत? इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब IIT हैदराबाद में, याद रखिएगा, एक नया कोर्स होगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लोग करेंगे, यानी कि AI के अंदर बैचलर जो है वो की डिग्री प्रोवाइड की जा रही है। तो याद रखिएगा IIT हैदराबाद। तो ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती है। ये पहला इंडियन इंस्टीट्यूट बन गया है जिसने इस प्रकार का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, राइट। और नासकॉम के अकॉर्डिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो इंडिया में है, वहां पर बताया जा रहा है कि 15 बिलियन US डॉलर की इसकी कीमत हो जाएगी 2022 में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं वेरियस, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन यही सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जैक्टली है क्या, तो मैं इजी तरीके से आपको समझाऊं तो देखिए गाइस,
आपस में जब डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल, आप इंटरनेट की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने पे, आप अगर अपने घर पे या अपने ऑफिस पे सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने पे अपने घर को जो है वो देख सकते हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? आप डिवाइसेस को ऑपरेट कर पा रहे हो इंटरनेट के थ्रू। तो वेरियस डिवाइसेस जो इंटरनेट की मदद से आप आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आती है। जैसे कि आज की डेट में स्मार्ट होम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। घर में जाने से पहले ही आप अपने जो ओवन है आपके घर का, माइक्रोवेव वगैरह, उसको आप ऑन कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के थ्रू कि आपने उस पर जो खाना रख के गए हो, तो आप जब तक पहुंचोगे अपने ऑफिस से, तब तक वो खाना आपके लिए रेडी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, राइट। आप अपने घर की लाइट्स को जला सकते हो, बंद कर सकते हो, घर के डोर को अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, राइट। तो ये सब पूरी फैसिलिटी हम लोग को किसमें देखने को मिलती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से ये पूरी फैसिलिटी जो है वो नजर आती है, सामने देखने को मिलती है, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ये नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी और डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट जो है वो बना के रखेंगी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। याद रखिएगा 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और 7 दिसंबर को ही आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व किया जाता है। और याद रखिएगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटीज है उसमें शामिल कर लिया गया है मध्य प्रदेश की ग्वालियर के अंदर जो हिस्टोरिक फोर्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि अब ग्वालियर भी शामिल हो गई है। ग्वालियर के अंदर आपको फोर्ट्स, किले वगैरह नजर जो आते हैं, तो उस चीज के लिए ग्वालियर को अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की बात करें तो इसकी थीम जो थी 2020 की, वो थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। और जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप कोई ग्लोबल या इंटरनेशनल थीम को देखो तो आप कोशिश करो कि इंग्लिश में ही उस थीम को पढ़ने की, याद रखने की थोड़ा सा, राइट। आगे की बात करें, 7 दिसंबर 2020 को सन 1949 से हम लोग आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ग्वालियर और ओरछा, ये 2 सिटीज हम लोग को इंडिया की देखने को मिलती हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। याद रखिएगा, ओरछा और ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये अभी न्यूज में क्यों है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर इनको शामिल कर लिया गया, याद रखना है आपको। और अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत ये चीज होती है, यानी कि सिटीज को शामिल किया जाता है। अभी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है? तो यूनेस्को का प्रोग्राम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज है। आगे की बात करें तो गाइस देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर एक मिस्ट्री डिजीज थी। कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिला था कि काफी सारे लोग बीमार पड़ गए थे अचानक से। हॉस्पिटल्स के अंदर अचानक से बीमार लोगों की संख्या बढ़ गई थी। डॉक्टर्स वगैरह काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गए थे कि एकदम से इतने सारे पेशेंट कैसे आ गए। और ये बात थी मतलब एलुरु डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की, वहां की ये बात थी। अचानक से लोग जो है उनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो उसमें डिसऑर्डर्स वगैरह कुछ देखने को मिलने लगे। अचानक से चक्कर आ रहा था, कुछ सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो रही थी। तो ऐसी चीजें जो है वो लोग नोटिस कर रहे थे अपने आप में, और फिर लोग जो है वो एडमिट होना शुरू हो गए थे हॉस्पिटल्स वगैरह में। और इसको जो है वो मिस्टीरियस डिजीज के तौर पर कहा जा रहा था। बट हमारी जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने फाइनली पता लगा लिया है कि लोगों, जब इनके सैंपल्स निकाले गए, यानी कि इनके ब्लड के जब सैंपल लिए गए, तब उसमें पता लगा कि ये जो लोग हैं जो बीमार पड़े हैं वो लेड की वजह से पड़े हैं। इनके जो पहले तो कहा गया था कि पीने के पानी के थ्रू या दूध के थ्रू इनकी बॉडी में लेड गया है, लेड यानी कि सीसा। तो सीसा की मात्रा इनकी बॉडी में ज्यादा हो गई थी, तो लेड पॉइजनिंग हो गई थी इनको, राइट। तो उसके कारण से ये लोग बीमार पड़ गए थे। बट अभी बताया गया कि दूध में सीसा का कंटेंट जो था, लेड का कंटेंट काफी ज्यादा था। और लेड का कंटेंट कब ज्यादा होता है? जब कोई व्यक्ति, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पर बैटरी है, ठीक है, बैटरी का काम चलता है, बैटरी होती है ना जो हम लोग मोबाइल वगैरह में लगाते हैं और हर जगह बैटरी का जो उपयोग करते हैं, जैसे कि आप बैटरी का उपयोग अपने टीवी के रिमोट पे भी करते हो तो उस पर भी बैटरी लगती है। तो ऐसी भी कार की बैटरी होती है। तो जो लोग इस प्रकार की बैटरी रिसाइकलिंग पर काम करते हैं, बैटरी के रिसाइकलिंग प्रोसेस पर काम करते हैं, और बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, यानी कि बिना कुछ मतलब यानी कि सेफ्टी मेजर्स को लिए वो इस प्रकार पर काम कर रहे हैं, या फिर बैटरी को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, डिसमेंटलिंग का काम कर रहे हैं, तो उस बीच क्या होता है कि हवा में ऐसे लेड जो है वो रिलीज हो जाता है, और या फिर पानी में भी लेड रिलीज हो जाता है। तो ये वाली चीज जो है वो बताई जाती है। तो इस प्रकार से कंटामिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज जो है, इसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी, आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में, राइट। सिंपल सी। आगे की बात करें, थोड़ी सी और बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, कभी कभी वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इसमें हम लोग को देखने को मिला कि ओरछा और ग्वालियर, ये 2 मध्य प्रदेश की सिटीज हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में जो है वो रख लिया गया है, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में।
और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के द्वारा। इस कमिटी पे 21 कंट्री के सदस्य मौजूद होते हैं जिनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और यूनेस्को का ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1972 में, 1972 में, और अभी तक 193 कंट्रीज यूनेस्को के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और सिटी जो ग्वालियर की है, इसके बारे में कुछ चीजें आपसे डायरेक्टली हिस्ट्री वाइज पूछी जा सकती है कि इस सिटी पर किसने राज किया था। तो सबसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंधिया और तोमर से रिलेटेड आते हैं। तो सिंधिया और तोमर का यहां पर शासन था। और इसके अलावा बघेल कछवाओं का भी था और राजवंश का भी शासन रहा है। तो ये चारों चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या पता इस ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए इन फलाना ऑप्शन में से कि किसका राज रहा है, और पूरे के पूरे ऑप्शन ही बिल्कुल यही रहे, बट आप लोग को अगर तोमर और सिंधिया ही सिर्फ पता हो और इनके बारे में ना पता हो तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए ये चारों के नाम आपको पता होने चाहिए शासकों के, राइट। तो ये वाली चीज है। ये ग्वालियर सिटी कितनी ब्यूटीफुल हम लोग को देखने को मिल रही है, किला। हवाना सिंड्रोम की अब बात करेंगे। हवाना सिंड्रोम, हवाना सिंड्रोम को समझने से पहले माइक्रोवेव रेडिएशन क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए गाइस, आज की डेट में काफी सारी ऐसी डिफेंस के सिस्टम तैयार हो गए हैं, डिफेंस वेपन तैयार हो गए हैं, जो कि जैसे कि माइक्रोवेव का जो रेडिएशन होता है ये आप देख नहीं सकते हो, राइट। जैसे कि हवा को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही हवा में कुछ रेडिएशन छोड़ दिए जाते हैं लोगों को बीमार करने के लिए। इवन इन रेडिएशन के कारण लोगों की मौत तक हो जाती है। तो अभी शिकायत सामने आई है कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स। अमेरिकन डिप्लोमेट्स यानी कि कौन लोग? जैसे कि जो लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी कि यूपीएससी के थ्रू जो लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रिक्रूट होते हैं, तो उन लोगों को अलग अलग कंट्री में, देश में जो है वो भेजा जाता है। अलग अलग देश में रहकर वो अपनी कंट्री को, इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वो डिप्लोमेट्स होते हैं। तो वैसे ही अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स थे जो चाइना के अंदर रह रहे थे, तो इनको 2016 में अचानक से इन्होंने कंप्लेन करी कि इनको एक बहुत मतलब तेज साउंड सुनाई दिया, और उस साउंड को सुनने के बाद से उनकी तबीयत हो गई खराब। उनको चक्कर आना शुरू हुए, रात में वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे थे। और ये जो रेडिएशन होता है ना गाइस, ये 1 या 2 दिन के लिए अटैक नहीं होता है। एक बार जब इसका अटैक हुआ ना, उसके बाद इंसान लाइफ लॉन्ग तक बीमार हो जाता है। इवन कई बार तो ऐसा होता है इंसान पैरालाइज तक हो जाता है, डेथ तक हो जाती है उसकी, राइट। तो वो बहुत बुरी स्थिति होती है इस प्रकार की। और चाइना के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाइना ने अमेरिकन डिप्लोमेट्स के ऊपर ये माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो छोड़े थे। तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में था। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जब लोग माइक्रोवेव रेडिएशन के बाद जो लोगों की हरकत होती है, जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही है, उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स अचानक से काम करना बंद कर जा रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, तो ऐसी जब चीजें होती हैं लोगों के बीच में, तब उनको हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। हवाना सिंड्रोम क्या कहते हैं? हवाना सिंड्रोम। तो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ने पाया है कि माइक्रोवेव रेडिएशन ये एक कारण है न्यूरोलॉजिकल इलनेस का। न्यूरोलॉजिकल इलनेस में यही सब चीजें होती हैं। कभी कभी हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो नसें जो होती हैं उसका डिसऑर्डर हम लोग को देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर गए, अचानक से सामने वाले व्यक्ति को ब्लैकआउट हो गया, एकदम चलते चलते एकदम अंधेरा छा गया पूरे आंखों के सामने। तो ऐसी चीजें जब होती हैं तो उसको हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। और ये इसके पीछे के कारण माइक्रोवेव रेडिएशन है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी कि क्या हुआ था यहाँ पर चाइना के अंदर अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ। और ना ही सिर्फ अमेरिकन डिप्लोमेट्स बल्कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स ने भी ये सेम चीज जो है वो नोटिस करी थी। इसके अलावा बात करें थारू ट्राइब्स की, तो थारू ट्राइब्स जो है वो कहां की है? नेपाल और इंडिया की है, याद रखिएगा। थारू ट्राइब्स फैली हुई है नेपाल और इंडिया में, और थारू लैंग्वेज बोलती हैं ये थारू ट्राइब्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत थारू ट्राइब्स यानी कि ये थारू ट्राइबल ग्रुप है, इनके ट्रेडिशन, इनके कल्चर को प्रमोट किया जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड। और साथ ही साथ यहां पर कहा जा रहा है कि ये एक टूरिज्म भी जनरेट करेंगे, यानी कि एक माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे, ऐसे घर वगैरह बनाएंगे जिस घर में ये ट्राइब्स रहते हैं, राइट। यानी कि जिस प्रकार के घर में ये ट्राइब्स रहते हैं, जिस प्रकार से इन ट्राइब्स का जीवन होता है, ऐसे जीवन को बेसिकली लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे। यानी कि जो भी टूरिस्ट वगैरह इंडिया में आते हैं या इंडिया के ही टूरिस्ट, ये ट्राइबल्स के माहौल को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बना रही है। तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज तो डेफिनेटली याद रखिएगा। और दूसरे भी जो भी स्टूडेंट एसएससी या सिविल सर्विसेज की या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब और ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया और नेपाल की है, वहां पर ये पूरी चीज जो है वो तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये जो थारू ट्राइब्स हैं ये बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फैली हुई है इंडिया में। और थारू ट्राइब्स की खुद की लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज जो है वो है थारू लैंग्वेज। इंडो आर्यन सब ग्रुप की ये लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि उर्दू, हिंदी और अवधी का वेरिएंट है, राइट, थारू ट्राइब्स के अंदर। अब बात हो रही है लीडार टेक्नोलॉजी की। लीडार टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सिंपल सी चीज आपको याद रखना है। लेजर की मदद से,
देखिए एरोप्लेन के ऊपर या हेलीकॉप्टर के ऊपर ये लेजर लाइट लगा दी जाती है, वो लेजर लाइट नीचे जमीन पे आती है, जमीन को टच करती है, वापस ऊपर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। इसके थ्रू ये पता लगाते हैं कि जमीन में यानी कि नीचे जमीन में जो है वो क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो जमीन की मैपिंग के लिए होती है ये, नीचे जमीन का मैप तैयार करने के लिए कि कौन सी चीज जो है वो नीचे ग्राउंड पर अवेलेबल है, कहां कहां पर घर है, कहां पर नहीं है, किस प्रकार का टेरेन है, यानी कि किस प्रकार की वहां पर चढ़ाई है, ढलान है, ऊंचाई है। तो ये पूरी चीज जो है वो मेजर करता है ये टेक्नोलॉजी, लिडार टेक्नोलॉजी। और अभी बताया जा रहा है कि ये लिडार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा। और इंडियन रेलवेज क्या करने वाली है गाइस, तो अभी देखिए दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिछने वाला है, तैयार होने वाला है। तो अभी इनको कहा गया है कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने के लिए पहले देखना जरूरी है कि किस प्रकार की वहां पे यानी कि वहां पे प्रॉपर कितनी आबादी है, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, किस प्रकार से लाइन जो है वो बिछाई जाएगी। तो उस पूरी चीजों को मैप करने के लिए, उस पूरी चीजों का नक्शा तैयार करने के लिए ये लीडार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। और दो प्रकार की लीडार टेक्नोलॉजी होती है, टोपोग्राफिक और बैथीमेट्रिक। तो ये वाली चीज भी एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी चीज। ऑपरेशन ब्लैकफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन ब्लैकफेस किस पर्टिकुलर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया था, ऑपरेशन ब्लैकफेस। ऑपरेशन ब्लैकफेस किससे रिलेटेड था, तो जो देखिए जो महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो उनको उनके खिलाफ जो क्राइम हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनके अगेंस्ट जो क्राइम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उससे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के तौर पर महाराष्ट्र स्टेट पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है। और उन्हीं का ये पार्ट है ऑपरेशन ब्लैकफेस, राइट। अब देखिए एक और फैक्ट याद रखना कि महाराष्ट्र पुलिस ने अभी एक सॉफ्टवेयर परचेज किया है इंटरपोल से। इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्रॉलर। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने में मदद करेगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन जितनी भी फोटोज हैं या वीडियोस आती है, ऑनलाइन अपडेट होती है, या कोई इंडिविजुअल किसी प्रकार की कुछ लिख रहे हैं और वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है, ऐसी कुछ चीजें, तो ये सॉफ्टवेयर पूरे इंटरनेट से उन चीजों को ट्रैक कर लेगा। और ट्रैक करने के बाद अथॉरिटीज को दे देगा कि ये फलाना फलाना व्यक्ति जो है, इसकी ये फलाना प्रोफाइल है या ये आईपी एड्रेस है, यहां से वीडियो अपलोड किया गया है इस प्रकार का, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है। फिर जो अधिकारी जो होंगे वो स्वयं खुद से चेक करेंगे, पर्सनली मैन्युअली चेक किया जाएगा कि ये वाकई में जो कंटेंट है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा, या किसी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज उस कंटेंट में तो नहीं है। तो उसको चेक करने के बाद फिर सामने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए ये महाराष्ट्र पुलिस ने ये सॉफ्टवेयर लिया है इंटरपोल से, ठीक है। और क्रॉलर इस सॉफ्टवेयर का नाम है। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इंडिया टॉप 10 में हम लोग को देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और लगातार दूसरा साल है इंडिया टॉप 10 में है। इंडेक्स के अंदर जो रेटिंग आई है वो 57 ग्रीन हाउस एमिटर्स पूरे दुनिया भर की है, मतलब सन 2005 से, तो उसकी ये रेटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। आगे की बात करें, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये चीज याद रखना है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच कैन यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसके द्वारा ये रिलीज किया गया है। मेन मकसद ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का होता है कि ये मिटिगेशन एफर्ट्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि किस प्रकार से कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम कर रही है, किस प्रकार से ग्रीन हाउस एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेज जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेज जो एमिट हो रही है, जिसके कारण से ये क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इस इंडेक्स का मेन मकसद ये होता है कि मिटिगेशन एफर्ट्स की कौन सी कंट्री किस प्रकार से कार्य कर रही है पोल्यूशन लेवल को डिक्रीज करने पर, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने पर, तो उसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही G20 की कंट्रीज इस पर्टिकुलर लिस्ट में शामिल हैं, एक है इंडिया, दूसरी है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और कुछ कंट्री जो कि बिल्कुल बॉटम पे है, यानी कि जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने पर, वो है सऊदी अरेबिया और देखिए यूएसए भी ध्यान नहीं दे रही। और आपको शायद याद हो, डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट डील से लीव कर लिया था, यानी कि हट गए थे वो पेरिस क्लाइमेट डील से। और पेरिस क्लाइमेट डील जो है 2015 की, वो क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। उस डील के अकॉर्डिंग फोकस किया जाता है सभी कंट्री के द्वारा कि सभी कंट्री मिलकर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें। और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उस डील से हट गए हैं। बाकी अभी जो नए प्रेसिडेंट आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जॉय बिडेन, उनका हालांकि कहना है कि वो पेरिस एग्रीमेंट में या पेरिस क्लाइमेट डील में दोबारा से जो है वो शामिल होंगे, राइट, री एंटर करेंगे। तो इस पर उन्होंने हालांकि बात करी, बट अभी किया नहीं है। और देखिए यही एक वजह है जिसके कारण से बॉटम पर यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है
टेम्परेचर लेवल को डिक्रीज करने के ऊपर, या फिर मैं ऐसा कहूं पॉल्यूशन लेवल को डिक्रीज करने के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है, साउथ कोरिया भी है और रशिया भी है जो कि बॉटम पे है इस इंडेक्स के, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इको ब्रिजेस, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इको ब्रिजेस अभी कहां पर लगाए गए हैं, सेटअप किए गए हैं। तो उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में पहला इको ब्रिज सामने आया है। इको ब्रिज क्या है तो उसकी फोटो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, एक रोड जा रहा है, तो जंगल के बीच से रोड निकल रहा है। अब देखिए जंगल में रहते हैं पशु प्राणी, राइट। तो छोटे छोटे जो जीव हैं, स्पीसीज, जैसे कि अगर बंदर भी आप मान के चलो, तो बंदर को भी अगर क्रॉस करना है, यानी कि अपने इस हैबिटेट से यहां पर उसको जाना है, तो वो इस ब्रिज की सहायता से जा सकते हैं। जैसे कि सांप वगैरह हो गए, या जो छोटे स्पीसीज वगैरह जो होते हैं, वो खरगोश वगैरह हो गए जो भी, तो वो इसके थ्रू जो है वो जा सकते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना फेस करेंगे और किसी प्रकार का ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो वो इस ब्रिज का इस्तेमाल करके जो है वो जा सकते हैं। तो ये है इको ब्रिज। तो ये तैयार किया गया, ये वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको ये बढ़ावा देगा। और रणथंबोर नेशनल पार्क, ये कहां पर है रणथंबोर नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा ये राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है। और ये पार्क जो है ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। तो ये वाली चीज बस आप लोग को पता होनी चाहिए। और देखिए इस ऑप्शन पे रणथंबोर नेशनल पार्क भी है, तो इसलिए राजस्थान आपको थोड़ा सा पार्क के बारे में पता होना चाहिए। और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन कहां पर है, उत्तराखंड में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जहां पर पहला इको ब्रिज जो है वो बनाया गया है छोटे मैमल्स के लिए और रेप्टाइल्स वगैरह के लिए, सांप वगैरह के लिए, और छोटे मैमल्स हो गए, बंदर हो गए, खरगोश हो गए, तो वो इस ब्रिज का जो है वो उपयोग करके क्रॉस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा वाला टॉपिक गाइस 8 दिसंबर 2020 के लेक्चर का। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई है गाइस तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी प्रकार से जैसा आप सपोर्ट करते आ रहे हैं करते रहिए, शेयर करते रहिए गाइस, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है, काम करता है। तो चलिए गाइस आप अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।